नमस्कार। स्विस घड़ी इंडस्ट्री की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं वो सिर्फ कुछ नंबर नहीं है। नहीं, वो एक कहानी बता रही हैं। एक ऐसी कहानी जहां कुछ ब्रांड्स तो आसमान छू रहे हैं और वहीं कुछ पुराने दिग्गज वो लड़खड़ा रहे हैं। आज हम इसी बढ़ती हुई खाई के पीछे की पूरी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो घड़ी की दुनिया में हर किसी के दिमाग में घूमता है। जो घड़ी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आखिर उसे खरीदना इतना मुश्किल क्यों है? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो समझ से परे लगता है ना। आज हम इसके पीछे का राज खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी खाई की जो हर दिन और भी चौड़ी होती जा रही है। देखिए, पैंडेमिक के बाद घड़ी की दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ है वो टॉप टियर ब्रांड्स जो कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, और दूसरी तरफ है बाकी सब जो बस जैसे तैसे टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे फिनोमेनॉन का एक नाम भी है, प्रीमियमाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि लोग अब कई सस्ती चीजें खरीदने के बजाय एक ही महंगी और शानदार चीज के लिए पैसे बचाने को तैयार है। मतलब ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी हो गई है। और अगर आपको इस खेल का बादशाह देखना है तो बस इस ग्राफ पर एक नजर डालिए। रोलेक्स की सेल्स सिर्फ ज्यादा नहीं है, वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स यानी कार्टियर और ओमेगा दोनों को मिलाकर भी उनसे कहीं कहीं ज्यादा है। ये कोई रेस नहीं है, रोलेक्स तो एक अलग ही लीग में खेल रहा है। 10.74 बिलियन स्विस फ्रैंक्स। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। ये तो कई छोटे छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। रोलेक्स अब सिर्फ घड़ियां नहीं बना रहा, वो एक ग्लोबल आर्थिक ताकत बन चुका है। और अगर प्रीमियमाइजेशन की हद देखनी हो तो रिचर्ड मिल से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। सोचिए, वो साल में सिर्फ 500-600 घड़ियां बनाते हैं और फिर भी 1.5 बिलियन स्विस फ्रैंक का टर्नओवर करते हैं। हर एक घड़ी की औसत कीमत है लगभग 2.25 लाख स्विस फ्रैंक। ये इस बात का पक्का सबूत है कि लग्जरी की दुनिया में कम ही असल में ज्यादा है। तो चलिए अब जरा मार्केट के इस राजा रोलेक्स की स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं। इसे कहते हैं रोलेक्स पैराडॉक्स। मतलब एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी जहां किसी चीज को मुश्किल से मिलने वाला बनाकर उसे और भी ज्यादा चाहने लायक बना दिया जाता है। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खेल है। जब किसी को पता होता है कि उसकी $10,000 की घड़ी की कीमत कम नहीं होगी बल्कि शायद बढ़ी जाएगी, तो वो एक फिजूल खर्ची नहीं लगती, वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह महसूस होती है। और आज के अनिश्चित आर्थिक दौर में ये विश्वास ही तो सब कुछ है। और यहीं से वो जादू का पहिया घूमना शुरू होता है जो खुद को ही और ताकत देता है। कमी मतलब स्कार्सिटी से वैल्यू बनी रहती है। अच्छी वैल्यू से ब्रांड का पावर बढ़ता है, और जब ब्रांड पावरफुल होता है तो उसकी चाहत, उसकी डिजायरेबिलिटी आसमान छूने लगती है। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी रुकता ही नहीं। लेकिन यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन भी है। कुछ लोग कहते हैं, अरे रोलेक्स दुर्लभ कहाँ है, वो तो साल में लाखों घड़ियां बनाते हैं। और वहीं दूसरे कहते हैं, मैं तो सालों से सबमरीनर के लिए वेटिंग लिस्ट पर हूं। पता है क्या, सच तो ये है कि दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। वो किसी भी दूसरे स्विस लग्जरी ब्रांड से कहीं ज्यादा घड़ियां बनाते हैं, ये सच है। पर यह भी सच है कि उनके कुछ खास मॉडल्स की डिमांड सप्लाई से इतनी ज्यादा है कि वेटिंग लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। पर हर चमकती कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब बात करते हैं ओमेगा की, एक ऐसा ब्रांड जो कभी रोलेक्स का सबसे बड़ा टक्कर का माना जाता था। ये एक ऐसे दिग्गज की कहानी है जो अचानक अपनी राह भटक गया, लगता है, और उसकी गिरावट सच में हैरान करने वाली है। ये आंकड़े देखिए, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सिर्फ 2 साल के अंदर ओमेगा का टर्नओवर लगभग 1 बिलियन स्विस फ्रैंक गिर गया। सोचिए, जिस दौर में रोलेक्स लगातार ऊपर जा रहा था, ओमेगा उतनी ही तेजी से नीचे आ रहा था। ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। कंपनी के अंदर से जुड़े एक सूत्र ने इस पूरी समस्या को कुछ यूं बयां किया, स्वॉच ग्रुप के पास ओमेगा के लिए कोई विजन ही नहीं है। पता नहीं वो इस जहाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। और सीधी सी बात है, जब कप्तान को ही मंजिल का पता ना हो तो जहाज का क्या होगा? तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, उनका कैटलॉग इतना भरा हुआ और कंफ्यूजिंग है कि ग्राहक समझ ही नहीं पाते कि क्या खरीदें। दूसरी, लंबे समय से कोई नया और एक्साइटिंग मॉडल नहीं आया है। और तीसरी, उनके कई प्रोडक्ट्स मार्केट की जरूरत या चाहत से मेल ही नहीं खाते। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस मुश्किल मार्केट में कामयाबी का कोई और रास्ता है ही नहीं? नहीं,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम उन ब्रांड्स पर नजर डालेंगे जो रोलेक्स की नकल करने के बजाय अपने दम पर अपनी अलग पहचान बनाकर जीत की नई इबारत लिख रहे हैं। और यहाँ सीखने वाली सबसे बड़ी बात यही है, मार्केट के लीडर को कॉपी करना कामयाबी का नहीं बल्कि नाकामी का फॉर्मूला है। असली मौका अपनी एक अलग पहचान बनाने में है, अपनी एक अलग कहानी दुनिया को सुनाने में है। यहाँ जीत के 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते नजर आते हैं। कार्टियर जो स्टाइल और फैशन के दम पर मेनस्ट्रीम और खासकर महिला बाजार पर कब्जा कर रहा है। वैशरॉन कंस्टेंटिन जो अपनी सदियों पुरानी विरासत और बेजोड़ कारीगरी को बेच रहा है। और ब्राइटलिंग जो प्राइवेट इक्विटी से मिले पैसों का स्मार्टली इस्तेमाल करके भविष्य की तैयारी कर रहा है। और आखिर में सारी बात एक चीज पर आकर टिक जाती है, और वो है आत्मा। लोग सिर्फ एक मशीन नहीं खरीदना चाहते, वो एक कहानी, एक पहचान, एक एहसास की तलाश में है। जब कोई इतनी बड़ी रकम खर्च करता है तो वो कुछ ऐसा चाहता है जिसमें एक रूह हो, जो सिर्फ वक्त न बताए बल्कि दिल को भी छुए। तो एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, आज की इस लग्जरी दुनिया में जहां पैसा लगाकर कुछ भी बनाया जा सकता है, क्या एक साफ और सच्ची पहचान ही वो सबसे कीमती और दुर्लभ चीज है जिससे खरीदा नहीं जा सकता? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।